नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। 2024 लोकसभा चुनाव आखिरी पड़ाव पर आ गया है और अब तस्वीर काफ़ी हद तक स्पष्ट हो रही है कि किसकी सरकार बनने जा रही है और किसकी सरकार गिरने जा रही है। CSDS लोक नीति जो एक तरह से कहें तो सरकारी एजेंसी है जो सर्वे करती है। सरकारी हम इसलिए कह रहे हैं कि इसे करोड़ों रुपए की फंडिंग करती है भारत सरकार। CSDS के आंकड़े अप्रैल महीने में जब आए थे तो भारतीय जनता पार्टी और NDA गठबंधन को 305 सीटें देते हुए दिखाया गया था, लेकिन आज CSDS के आंकड़े चमत्कारिक रूप से पलट गए हैं। CSDS के प्रमुख का कहना है, तमाम टीवी चैनलों को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और NDA गठबंधन 272 जो जादुई आंकड़ा होता है 543 का आधे से एक अधिक 272 के नीचे भारतीय जनता पार्टी और NDA गठबंधन को सीटें मिल रही। 6-7 सीटें कम की बात CSDS कह रहा है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक तरह से यह सरकारी संस्था है, सरकार के छांव तले पलता है, पोषित होता है। ऐसे में सरकार के पक्ष में अगर यह अपने सर्वे की रिपोर्ट जारी करे तो कोई ताजुब नहीं। और अप्रैल में जब 305 सीटें दे रहा था NDA गठबंधन को तो कोई ताजुब हुआ भी नहीं था। लेकिन आज की स्थिति यह है कि CSDS का अगर कहना है कि 272 से नीचे कम से कम 5-6 सीटें नीचे, अब इसे आप 265 भी मान सकते हैं, 268 भी मान सकते हैं, 264 भी मान सकते हैं, यहाँ पर पहुँच रहा है। यानी जादुई आंकड़े को भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए नहीं छू रही है। तो सरकार के छांव तले पलने वाला अगर CSDS ऐसी बातें कह रहा है, जो कि अधिकांश बार देखने में आता है कि वो सरकार का पक्ष ले रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ भी वो सरकार का पक्ष ही ले रहा हो और वस्तु स्थिति जमीनी सच्चाई को उजागर नहीं कर रहा है। जमीनी सच्चाई हमें लगता है जो राहुल गांधी कहते हैं 150 सीटों से अधिक नहीं मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी NDA गठबंधन को। खड़गे कहते हैं कि 205-200 के आसपास मिल सकता है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि 220 से 230 तक NDA गठबंधन को मिल सकता। इसी तरह से विपक्ष के लगभग सभी प्रमुख नेताओं ने अपने अपने आंकड़े जारी किए हैं। उसके लिए जो 400 पार और 370 पार की बातें कहता था, हमें इन नेताओं के आंकड़ों में सच्चाई भी नज़र आ रही है और तब से नज़र आ रही है जब CSDS के आंकड़े आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया और यही नारा उसके जी का जंजाल बन गया। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लाने के लिए 370 पार और 400 पार का नारा ही उसके जी का जंजाल बन गया। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम कद्दावर नेताओं, पूर्व सांसदों, मंत्रियों और आज के चुनाव में खड़े प्रत्याशियों ने चीख चीख करके 400 पार नारे को दोहराया और कहा कि इतनी सीटें हमें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। और इसे जिस तरह से
इंडिया गठबंधन ने लपक लिया और जिस तरह से संविधान खत्म करने का नैरेटिव ग्राउंड स्तर तक पहुंचाया और वह पहुंच भी गया, तो भारतीय जनता पार्टी के हार की सबसे बड़ी वजह 2024 के चुनाव में अगर कोई है तो वह संविधान और 400 पार का नारा ही है। भारतीय जनता पार्टी ने शायद सोचा नहीं होगा कि जिस तुरुप के पत्ते को वह विपक्ष की ओर दे रहे हैं, वही तुरुप का पत्ता उनके लिए भारी पड़ जाएगा। और जिस तरह से बड़बोलेपन के तहत भारतीय जनता पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने, संविधान को खत्म करने, यहाँ तक कि पुरी के जगन्नाथ से भी बड़ा कद मोदी का दिखाने, रामलला की उंगली पकड़कर मोदी मंदिर की ओर जाने, विष्णु का अवतार कहे जाने के बाद इस देश के धर्मभीर लोग भी भारतीय जनता पार्टी से किसी न किसी रूप में दूरियां बनाने लगे हैं। आज उड़ीसा में यह स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी को इन लोकसभा चुनाव में जो सीटें मिलने वाली थी, बीजू जनता दल के खिलाफ लड़ करके अगर भारतीय जनता पार्टी 4-5 सीटें जीतने की स्थिति में आ गई थी, तो संबित पात्रा के इस बयान से कि पुरी के जगन्नाथ मोदी के भक्त हैं, मोदी की पूजा करते हैं, पूरा उड़ीसा उबल रहा है। और हमें लगता है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने 400 पार और संविधान के मुद्दे को आगे बढ़ा दिया था पूरा उत्तर भारत में, और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आई है, उसी तरह से उड़ीसा में जगन्नाथ के मामले से भी उड़ीसा के लोग आक्रोशित हो गए हैं और इसका असर चुनाव पर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से जहरीले बोलते हैं, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम करते हैं, जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार करने का फतवा जारी करते हैं, जिस तरह से ओबीसी के हक अधिकारों से उन्हें वंचित किए रहने की साजिश रचते हैं, जिस तरह से ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण को खत्म करने की सोच रखते हैं, यही विचारधारा आज भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे भले चीख चीख करके हर सम्मेलन, हर जनसभाओं में कहें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी आ जाएं, तो संविधान नहीं बदल सकते हैं। इस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। अगर अमित शाह कहते हैं कि संविधान को कोई खतरा नहीं है और ओबीसी का हक, आरक्षण अधिकार ओबीसी एससी एसटी का पहले जैसे जारी रहेगा, तो इस पर भी कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ओबीसी की जनगणना तक कराने के पक्ष में न पहले बीजेपी रही है और न आज है और न कभी होगी। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और पूरा भगवा टीम शुरू से ही संविधान, आरक्षण, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद के खिलाफ आग उगलते रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के उद्धार के लिए, दलितों के उत्थान के लिए, ओबीसी एससी एसटी के उत्थान के लिए और उन्हें हक और न्याय दिलाने के लिए संविधान में जो व्यवस्था की है, समानता का अधिकार दिया है, आरक्षण के जरिए इनकी भागीदारी, इन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए सकारात्मक प्रयास किया है, यह चीज़ भारतीय जनता पार्टी आरएसएस कभी नहीं पचा पाया है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को ओबीसी कहने वाले
आज ओबीसी के खिलाफ हैं और ओबीसी के हक और अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ तक कि ओबीसी की जनगणना के लिए जब पहल की गई थी, 2014 से ही पहल हो रही है। इन 10 सालों में हमेशा नज़रअंदाज किया नरेंद्र मोदी ने। इनके घटक के जो प्रमुख हैं नीतीश कुमार, जब 2022 सितंबर में भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे तो एक मुद्दा यह भी था कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ओबीसी को हक अधिकार दिलाने के लिए जनगणना तक नहीं करा रहे हैं। एक कारण यह भी था नीतीश कुमार का अलग होने का। वैसे तो कई कारण थे। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य जनता दल यू के विधायकों को तोड़ करके अपनी सरकार बनाना चाहते थे। बहुत से कारण थे। और जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को छोड़ करके नीतीश कुमार विपक्ष में आ गए थे, महागठबंधन का आकार दे करके उसके लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे, उसी समय नरेंद्र मोदी को लगा कि वह एक बहुत बड़ा तुरुप का पत्ता उनके हाथ से जा रहा है। फिर से डोरे डालने शुरू किए और नीतीश कुमार को भी लगा कि जब वह इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेटर नहीं बन पा रहे हैं, समन्वयक नहीं बन पा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री कैसे बन पाएंगे। और इसी बीच जब ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे की नाम की घोषणा कर दिया प्रधानमंत्री पद के चेहरे के लिए और उसका समर्थन अरविंद केजरीवाल और 12 अन्य पार्टियों ने किया, तब नीतीश कुमार को लगा कि अब इंडिया में हमारी पहुंच ऊपर तक नहीं रह पाएगी और उसके बाद ही उन्होंने गठबंधन को छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नीतीश कुमार को अपने पाले में कर लिया है और उसे पता भी है कि नीतीश कुमार का चरित्र क्या है। नीतीश कुमार पलटूबाज नामक नेता के रूप में बिहार ही नहीं पूरे देश में चिन्हित किए गए हैं। और आज यह खबर आ रही है छन छन करके कि फिर से संकेत मिल रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन 272 के जादुई आंकड़े तक पहुंचता है तो नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे और इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे। प्रधानमंत्री पद तो नहीं मिलेगा इन्हें, लेकिन हो सकता है कि उप प्रधानमंत्री पद या फिर कैबिनेट में कोई अच्छा मिनिस्टर, प्रभावशाली मिनिस्टर बन जाए। इसी की लालच से संकेत दे रहे हैं नीतीश कुमार कि इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं। ऐसी खबरें बिहार से आ रही। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तिकड़म लगा करके चुनाव जीतना चाहती है, जिस तरह से विकास के मुद्दों से कोई मतलब नहीं रखना चाहती है, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम करके और हिंदू मुस्लिम करने के क्रम में नीचता की हद तक, मंगल सूत्र की हद तक, भैंस खोल कर ले जाने की हद तक, इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ को लागू कर देने की हद तक गिर जाते हैं और इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे सभी हक अधिकार को छीन करके, तुम्हारे आरक्षण को छीन करके इंडिया गठबंधन मुसलमानों को बांट देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह तुरुप का पत्ता इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी के गले नहीं उतरा। लेकिन जो नैरेटिव राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव ने गढ़ा है संविधान का कि 400 पार और संविधान खत्म, वह नैरेटिव ओबीसी, एससी, एसटी में निचले स्तर तक जा चुका है। और आपको हम बता दें कि 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती पर
ओबीसी एससी एसटी समाज के लोग जो कि अंबेडकरवादी हो गए हैं, ज़्यादातर लोग मनुवादी हैं। अभी ऐसी बात नहीं है कि पूरी तौर पर चेतना आ गई है और सब के सब अंबेडकरवादी हो गए हैं। हमें लगता है कि 50-50 के स्तर पर अंबेडकरवाद और मनुवादी ओबीसी एससी एसटी में हैं। और अगर 50-50 हो गए हैं और इसमें जो पढ़ा लिखा तबका है, तो जो नरेंद्र मोदी को वोट शुरू से देता आ रहा है ओबीसी एससी एसटी का वोटर, उनको समझाने का काम करेंगे और उन्हें फ्लोटिंग वोटर के रूप में तैयार करके बाकी बचे चरणों में वोट डालने के लिए कहेंगे तो इसके अच्छे परिणाम आएंगे। और जो चरण बीत चुके हैं उसमें भी ओबीसी एससी एसटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दूरी बनाते हुए इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ने का संकेत ही नहीं दिया बल्कि मुहर भी लगा दिया है इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए। इस तरह से जो चमत्कारिक परिवर्तन हुआ है, इसी की वजह से सीएसडीएस आज भारतीय जनता पार्टी को एनडीए गठबंधन को 272 से नीचे सिमट जाने की बात कर रहा है। सीएसडीएस यह नहीं कह सकता कि इंडिया गठबंधन की जीत हो रही है। बाकी जो गोदी मीडिया के चैनल हैं, यह भले चीख चीख करके अब भी नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना रहे हैं, लेकिन इनके इस चीखने के पीछे, इनके वक्तव्य और इनके सर्वे के पीछे का आधार अगर खोजिए तो निराधार है। सीएसडीएस लोकनीति के आंकड़ों को भी गोदी मीडिया के लोग, आईटी सेल के लोग मानने को तैयार नहीं है और कह रहे हैं कि यह संस्था इंडिया गठबंधन के हाथों बिक चुका है, इसलिए 272 से कम भारतीय जनता पार्टी के बारे में बयान दे रहा है। लेकिन जिस संस्था को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बनाते हो वह उनकी वफादारी न करी, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने तो 3 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किया है और वह चुनाव आयुक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिताने के लिए जिस तरह से आंकड़ों में चुनाव जिन सीटों पर हुए हैं 5 चरणों में, उन आंकड़ों में हेर फेर करके, उन आंकड़ों को बढ़ा करके पेश कर रहे हैं। और जाहिर है कि जो बढ़े हुए आंकड़े हैं, लगभग 1 करोड़ 7 लाख बढ़े हुए वोट चिन्हित किए गए हैं। एडीआर नामक संस्था जिसके प्रमुख प्रशांत भूषण एडवोकेट हैं, उस संस्था ने और कांग्रेस पार्टी ने, टीएमसी ने 1 करोड़ 7 लाख बढ़े हुए वोटों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया है कि चुनाव आयोग खेला कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए अपने से वोट गढ़ रहा है, ईवीएम मशीन में अपने से वोट डाल रहा है। चुनाव होने के बाद 11 दिनों के बाद आंकड़े जारी कर रहा है, जबकि ये आंकड़े चुनाव होने के 24 घंटे के अंदर उस समय जारी हो जाते थे जब पोस्टल बैलेट से चुनाव हुआ करता था। आज डिजिटल इंडिया है, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप और ईवीएम के जरिए चुनाव होता है। आज तो 24 घंटे के बजाय 10 घंटे 12 घंटे में ही सारे आंकड़े आ जाने चाहिए, लेकिन नहीं आ रहे हैं। सवाल बहुत बड़ा है और यह सवाल लोकतंत्र को बचाने, संविधान को बचाने, अगर चुनाव आयोग धांधली खुद ही कर रहा है और पार्टी विशेष को जिताने की कोशिश कर रहा है, तो इसका खुलासा भी लगभग होने वाला है। और अब से 48 घंटे के बाद 24 मई को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। इसके लिए अधिसूचना
चुनाव आयोग को पहले ही दे दिया है कि हमें हलफनामा दे करके इन तथ्यों के बारे में बताइए 24 को, और अगर हम ज़रूरत पड़ी तो सारी रात सुनवाई करेंगे और 25 मई के पहले फैसला सुना देंगे। अगर चुनाव आयोग धांधली करके भारतीय जनता पार्टी को जिता रहा है तो उसका उद्घाटन हो जाएगा, उसका खुलासा, उसका भंडाफोड़ 24 तारीख को हो जाएगा। और ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि जिन चरणों में, पहले और दूसरे चरणों में 1,07,00,000 वोट बढ़ाए गए हैं, उन चरणों का चुनाव रद्द कर दिया जाए और फिर से चुनाव करने की घोषणा, फैसला सुना दे सुप्रीम कोर्ट। भारतीय जनता पार्टी समझती है कि वह अपने छल बल, साम दाम दंड भेद से चुनाव आयोग को मुट्ठी में करके चुनाव जीत लेगी। चंडीगढ़ मॉडल अपना करके, धांधली करके, सूरत मॉडल अपना करके, धांधली करके चुनाव जीत लेगी, तो यह उसका दुस्वप्न है। ऐसा नहीं हो सकता है जब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे हुए हैं अपनी कुर्सी पर। अच्छी ही बात है कि सुप्रीम कोर्ट की रीढ़ बरकरार है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक ऐसे व्यक्ति हैं, DY चंद्रचूड़, जिन्हें नरेंद्र मोदी कठपुतली नहीं बना सके हैं। कोशिश तो बहुत कर चुके हैं लेकिन बना नहीं सके हैं। बाकी पिछले कई चीफ जस्टिस को इन्होंने कठपुतली बनाया भी और अपने फेवर में फैसले सुनवाया भी, लेकिन चंद्रचूड़ साहब के ऊपर इनका जादू नहीं चल सका। और चुनाव आयोग के अंतर्गत 3 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने चीफ जस्टिस के प्रस्ताव को ठुकराया है, उसे आप, हम और पूरा देश अच्छी तरह से जानता है। एक कठपुतली चुनाव आयुक्त को बना करके, उसकी वफादारी हासिल करके चुनाव जीतने की कोशिश की गई थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी को लगा था कि तीसरी बार हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, और सबसे बढ़कर विपक्ष एकजुट हो गया है। अगर विपक्ष 2019 में एकजुट हुआ होता तो 2019 में ही उसकी सरकार बन गई होती। नरेंद्र मोदी को मिलते हैं 37% वोट और उस समय विपक्ष को मिला था 63% वोट। अगर विपक्ष एकजुट होता तो निश्चित रूप से 2019 में ही नरेंद्र मोदी झोला उठा लिए होते। लेकिन वह कोर कसर 2024 पूरी करने जा रहा है, और इस बार भले ही इंडिया गठबंधन बना और उसके आंतरिक मतभेद रहे हो, लेकिन इंडिया गठबंधन को पूरी तरह से खत्म कर पाने में नरेंद्र मोदी सक्षम नहीं साबित हो सके। और इंडिया गठबंधन जिस तरह से टक्कर दे रहा है, उसी का नतीजा है कि CSDS जैसे संस्थान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए आंकड़े जारी कर रहे हैं, और इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए आंकड़े तो नहीं जारी कर रहे हैं। लेकिन जब नरेंद्र मोदी हारेंगे तो जीतेगा कौन? कौन है विपक्ष में? इंडिया गठबंधन है, और इंडिया गठबंधन जीतेगा, अपनी सरकार बनाएगा। तमाम लोग अनुमान लगा रहे हैं, स्वतंत्र पत्रकार, यूट्यूब चैनल के विश्लेषक और सिविल सोसाइटीज़ के लोग, बुद्धिजीवी लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 300 के आसपास इंडिया गठबंधन की सीटें होंगी। अगर इतनी सीटें आ जाती हैं तो बाकी जो किसी भी गठबंधन में नहीं हैं, वो चाहे पंजाब की अकाली दल हो, वह चाहे बीजू जनता दल के नवीन पटनायक हों, वह चाहे BRS हो, वह चाहे मायावती हो, ये सब लोग भी
इंडिया गठबंधन की तरफ उन्मुख हो जाएंगे और इन्हें लगेगा कि नरेंद्र मोदी की तानाशाही अब नहीं चल सकेगी, उनका सीबीआई, ईडी, आईटी हमारे खिलाफ काम नहीं कर सकेगा। इसलिए सारे भय को, सारे डर को त्याग करके जो गठबंधन में नहीं है वो लोग इंडिया गठबंधन को रुख करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को भारत मुक्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।